सो हेलो गाइस, तो इस रिवीजन वाली क्लास में फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जनवरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है। तो आंसर होगा क्लोज एंड केयर गैप। और ये दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को सन 2000 में मनाया गया था। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी याद रखना, वो 7 नवंबर को होता है। और एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए अभी बजट में कितने से कितने साल तक की बालिकाओं को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा, तो 9 से लेके 14 वर्ष तक की बालिकाओं को। ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किसके कारण होता है या कौन जिम्मेदार है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इसके लिए हमने जो वैक्सीन तैयार की उसका नाम क्या है? सर्वावैक उसका नाम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने ये तैयार की थी। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। और एक ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम आपको और याद रखना है, डॉक्टर आर रवि कन्नन की मैं बात कर रहा हूं। ये असम से आते हैं। क्यों याद रखना है भैया? क्योंकि भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इनको मिला। और एक और प्रश्न याद रखना कि हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है कैंसर के इलाज के लिए। तो ये कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी है। और इस CAR T सेल थेरेपी का नाम भी रखा है NexCAR19। CAR का भी मतलब याद रखो, सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इसे बनाया आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर के है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने बताई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी शतरंज का विंबलडन कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वेई यी। तो ये टाटा स्टील मास्टर्स 2024 है, इसे चेस का विंबलडन भी कहते हैं। विंबलडन टूर्नामेंट आपको याद थे ना, टेनिस का टूर्नामेंट होता है जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। अच्छा, ये हुआ कहां पे? अभी नीदरलैंड में हुआ। और विजेता रहे वेई यी, ये चाइना के हैं। 2024 में ये इसका 86 नंबर का एडिशन था। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। और यहाँ पे पहले स्थान पे रहे थे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं। और इसमें दूसरे स्थान पे भारतीय थे, उनका नाम आर प्रज्ञानानंद है। वर्ल्ड चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं, ये भी याद रखना। और अजरबैजान की कैपिटल बाकू मैंने अभी बोला, तो उससे कुछ याद आ रहा है कि आपको? याद आना चाहिए अभी 2024 में COP29 का आयोजन यहीं पे हो रहा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा इंदौर में। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। और इस बार की थीम हम पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। और कब मनाते हैं ये? 2 फरवरी को। याद रखना ये। भारत में टोटल वेटलैंड साइट्स रामसर स्थल 80 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में टोटल 16 है। और भारत की पहली वेटलैंड साइट या रामसर स्थल कौन सा था? जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है चिल्का लेक उड़ीसा में, वही है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो आंसर होगा भारतीय जनसंचार संस्थान। तो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। आपको याद हो तो इससे कुछ दिन पहले NCERT को भी ये दर्जा मिला था। तो ये दर्जा मिलने से होता क्या है? तो अब ये यूनिवर्सिटीज कोई भी डिग्री कोर्स ऑफर कर सकते हैं, मतलब ये अपनी खुद की डिग्री जारी कर सकते हैं। वैसे NCERT की बात करें तो स्थापना होती है 1961 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके हेड है दिनेश कुमार सकलानी। और एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय और ध्यान में रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। एक्चुअली में ये जो इसको टैग मिला ना लिविंग हेरिटेज का, ये टैग अमूर्त स्मारकों को ही दिया जाता है, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग दिया गया, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स, अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स। बता चुका हूं मैं आपको कई बार इसके बारे में। कुछ और यूनिवर्सिटीज आपके न्यूज में रही, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बना? तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे।
और देश के बाहर सबसे पहले किसने आईआईटी परिसर खोला और कहाँ पे? तो आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पे? अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहां पे तंजानिया के जांजीबार में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाया था प्रीति अगलायम को। ये जो तंजानिया देश है ना, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो आपको यहीं पे मिलेगा, तो इसीलिए ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बोट के जो ईयरफोन वगैरह आते हैं, म्यूजिक से संबंधित है ये कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी रणवीर सिंह बन गए। और रणवीर सिंह अभी पेप्सी के भी बने थे। और इनकी जो वाइफ है दीपिका पाडुकोन, अभी बिस्लेरी की भी बनी थी और हुंडई मोटर्स की भी बनी थी, वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स और रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लंदन। यहाँ पे कौन से रैंकिंग की बात हो रही है? टॉम इंडेक्स रैंकिंग 2023। तो इसमें क्या बताया गया या किसके अनुसार रैंकिंग दी जाती है कि पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा रहा था? सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहां पे रहा? तो आंसर होगा लंदन में। इसके बाद इस लिस्ट में आयरलैंड की कैपिटल डबलिन रही, फिर कनाडा का टोरंटो रहा। भारत में से भी कोई शहर इस लिस्ट में है क्या? बिल्कुल है। भारत का बंगलुरु इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है, फिर पुणे 7वें स्थान पर है। टॉप 10 में आपको ये 2 ही भारतीय शहर देखने को मिलेंगे, तो इतना याद नहीं रखना है, सिंपल से याद रखो। पहले स्थान पर लंदन है और बंगलुरु याद रख लो भारत से, जो 6ठे स्थान पर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो आंसर होगा रितु बहारी। तो वैसे तो ये जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं ये कभी भी चेंज हो जाते हैं, कुछ समय में रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं। कई बार तो 10-10, 15-15 दिन के लिए बनते हैं, फिर रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न रिवीजन वाली क्लास में मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो पूछा जा सकता है, अगर सेंट्रल लेवल पे ना पूछा जाए तो स्टेट लेवल पे तो पूछा ही जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है। नाम रितु बहारी है। और किसी हाईकोर्ट के, किसी स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? तो वहां के जो गवर्नर होते हैं। तो बताओ यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार? 217 के अनुसार। अनुच्छेद 217 के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक है? तो 214 से लेकर 231 तक। इससे पहले आपको याद होगा अभी गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? सुनीता अग्रवाल बनी थी। अच्छा, हाईकोर्ट में, देश में किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही अभी तक? तो अन्ना चांडी रही है, वो केरल हाईकोर्ट में रही थी। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? तो लीला सेठ रही है, वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज पूछे तो आंसर होगा फातिमा बीवी। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 कारण से, एक तो अभी इनका निधन हो गया, ये आपको बताइए, और अभी पद्म भूषण इनको मिला था। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखना अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है 2027 में, बीवी नागरत्न। अगर ये पूछे कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है तो आंसर होगा आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट ये किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32। वैसे बात उत्तराखंड की है तो कैपिटल होती है इसकी देहरादून। ये विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसैंण है, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वैसे भी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? रितु खंडूरी बनी थी। उनका नाम भी रितु था, ये भी रितु है। पूछ रहे कि रोल्स रॉयस ने भारत में MTU-S 4000 समुद्र इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो रोल्स रॉयस और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के बीच में ये MOU साइन हुआ है। MOU मतलब होता है एग्रीमेंट, फुल फॉर्म अगर पूछोगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। और किसके लिए ये समझौता हुआ, MOU साइन हुआ? तो MTU-S 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए। कहां पर बनाएंगे ये? रांची झारखंड में। ये जो रोल्स रॉयस है ये ब्रिटिश कार कंपनी है। अगर मैं आप इसी तरह से एक और समझौता में आपको याद दिलाऊं, C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए ये समझौता हुआ था टाटा कंपनी और फ्रांस की जो एयरबस कंपनी है उनके बीच में। ये मिलकर के बनाएंगे इसे। कहां पे? भारत में बनाएंगे, वडोदरा गुजरात में। शुरुआत में तो कुछ हम खरीदेंगे स्पेन से, फिर बाद में हम यहीं पे बनाएंगे। और एक मत्स्य 6000 आपको याद होगा, ये समुद्री यान है। ये समुद्री यान मिशन के लिए एक व्हीकल हमने तैयार किया था, समुद्र के अंदर जाएंगे हम। मत्स्य 6000 इसका नाम है। अगर पूछूं अभी किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी का हादसा हो गया था जब वो टाइटैनिक को देखने गए थे, तो ओशन गेट
उसका नाम है, उस कंपनी का नाम है ओशन गेट, और जो पनडुब्बी गई थी जिसमें लोग मर गए थे उसका नाम टाइटन है। टाइटैनिक को देखने गए थे टाइटन में बैठ के। वैसे अगर पूछे ना कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो फेदोमीटर का करते हैं, जबकि ऊंचाई एल्टीट्यूड मापने के लिए एल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और विश्व समुद्र दिवस कब मनाते हैं? सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। राष्ट्र समुद्र दिवस हम मना चुके हैं 5 अप्रैल को। और पूछे राष्ट्र समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है तो आंसर होगा गुजरात के लोथल में। और अगर पूछे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने थे? जी अशोक कुमार बने थे। एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लंदन में आपको मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। तो समुद्र से संबंधित समुद्र शब्द को पकड़ के ही कितना सारा मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी बेकार पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखना। एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न को डिनोट करता है यहाँ पे, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझना, ध्यान में रखते हुए चलना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी मोदी जी ने तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन, कहां पे? ये उड़ीसा में है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी, तो ये न्यूज में आ गया। कहां पर है? संबलपुर उड़ीसा में है। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिटें बनेंगी, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 2400 मेगावाट की। इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो नेवली लिग्नाइट लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। लगभग 27,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। अच्छा, उड़ीसा से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी अडानी ग्रुप ने उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। डेली करंट अफेयर्स में मैंने 2-3 बार ये रिवाइज कराया आपको पॉइंट। हमेशा मैं आपको उस बंदरगाह, उस पोर्ट के बारे में बता करके पूछता तो बताओ कहां पर। इस बार उल्टा प्रश्न पूछ लिया, अब बताओ, देखिए किस किस को पता है। बाकी अगले प्रश्न में हम देखें तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, या यूं कहूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो दोनों को दिया, मिल्खा सिंह और पीटी उषा को। मिल्खा सिंह जी को मरणोपरांत मिला है, पीटी उषा जिन्हें आप उड़न परी कहते हो, ये कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। और इनकी आत्मकथा का नाम भी याद रखना, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है। जबकि मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। बाकी पूछ रहे हैं अभी ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीता? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो नागेश ट्रॉफी ये ब्लाइंड T20 मेंस क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसका आयोजन अभी नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कर्नाटक ने जीत लिया है आंध्र प्रदेश को हरा करके, इतना सा याद रखो आप। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने? हेल्थ सेक्रेटरी, तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा बने। बाकी अमित अग्रवाल ये UIDAI के CEO हैं, और नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने, और जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि अभी कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो मतलब जितने भी राष्ट्रमंडल देश है, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, उनके अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। वैसे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणि है, 16वें नंबर के महान्यायवादी जिन्हें आप बोलते हो, और सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल? तो ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। और ये भारत सरकार के लिए जो भी मुकदमे होते हैं वो लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप कह सकते हो। मतलब ये सरकार का वकील होता है। इनके बारे में आपको मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। और इनकी हेल्प के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल, जो कि है तुषार मेहता। अच्छा, जिस तरह से सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी तरह से स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य सरकार का वकील जिसे आप कहते हो। तो ध्यान रखना ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 को जीता? तो आंसर होगा दिस मोमेंट। ये जो ग्रैमी अवार्ड है 2024 वाला, ये इसका 66 नंबर का एडिशन है, और संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और अभी एक भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता है, उस एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, और इसे गाया है शक्ति नाम के एक ग्रुप ने
और इस ग्रुप में 4 भारतीय संगीतकार हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक हैं तबला वादक जाकिर हुसैन, एक वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन है और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम है। अच्छा, इनके अलावा जाकिर हुसैन और जो बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, इन्होंने पाश्तो और एज वी स्पीक के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो इसमें आप देखोगे जाकिर हुसैन ने 3, तो इस तरह से आप देखोगे टोटल तो 4 जीते, और जो बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, उन्होंने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो इस बार ये करंट अफेयर्स का पॉइंट हो गया। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बताऊं हिस्ट्री से संबंधित कि पहली बार ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला था, तो पंडित रविशंकर को मिला था, सितार वादक थे वो। उन्हें ऐसे 5 बार मिल चुका है। सबसे पहले 1968 में मिला था, फिर 2013 में उन्हें ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। पहली भारतीय महिला अगर पूछ ले तो तन्वी शाह है, 2008 में मिला था। और अभी लास्ट 2022 में मिला था रिकी केज को डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए। यह प्रश्न एग्जाम में आया था कि किस एल्बम के लिए इनको मिला था, डिवाइन टाइड्स के लिए। तो मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गाइज ये थी आज की आपके रिवीजन वाली क्लास। जैसे कि मैंने आपको बोला है डेली हम 10 से 12 मिनट रखेंगे हमारी रिवीजन वाली क्लास का जो टाइमिंग होगा, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, ज्यादा बोर नहीं हो। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास मॉर्निंग में आप देख ही लेते हो। उसके अलावा रिवीजन का केवल 10 से 11 मिनट 15 मिनट में आपका लूंगा, फिर आप फ्री हो, अपना जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ो। 10-15 मिनट दे करके ये आप निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ अब करंट अफेयर्स की तरफ से मेरे को टेंशन नहीं लेना है। जितना भी करंट अफेयर्स होगा, पीछे वाला आगे वाला जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं रिपीट कराता रहूंगा, रिवाइज करवाता रहूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में बर्डन नहीं पड़ेगा इसकी तरफ से। तो इस सब्जेक्ट में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहोगे। बस अगर मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, आप चाहते हो ये कंटिन्यू क्लास चलती रहे, तो इन वीडियोस पे अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा, लेकिन आप कोशिश कीजिए इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने की। और आप देख रहे हो तो कम से कम आप रेगुलर जरूर रहें। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपका स्टडी ग्रुप होता है एक बार कर दें प्लीज। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय राम जी की।